तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि कृष्णाराज जो सागर बांध है वो किस नदी पर है। कृष्णाराज सागर बांध ये कावेरी नदी पर बनाया गया, कावेरी नदी पर बनाया गया। कावेरी नदी का जो विवाद है वो किन किन राज्यों में देखने को मिलता है। तो कावेरी नदी विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, ये चार हमें यानी 3 राज्य और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। तो देखने को मिलेगा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। ठीक है। भारत में मताधिकार किस प्रकार का अधिकार है। भारत में मताधिकार संवैधानिक अधिकार होता है, ये ध्यान रखेंगे, संवैधानिक अधिकार होता है। ठीक है। बाह्य हिमालय को क्या कहा जाता है। बाह्य हिमालय को हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। बाह्य हिमालय शिवालिक के नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। अनुपम झील कहाँ पर पड़ता है। अनुपम झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है, यानी कि डायरेक्ट कभी कभी पूछा जाता है कि अनुपम झील किस स्टेट में, तो बिहार में पड़ता है। ठीक है। बिहार में कहाँ पर, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में ये स्थित है। कामा झील कहाँ पर है। कामा झील रूस में पड़ता है, कामा झील रूस में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, ऑब्वियसली सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप सभी एग्जाम्स के लिए देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24वां संशोधन संबंधित है किससे। 24वां संविधान संशोधन संबंधित है मौलिक अधिकार से। ठीक है। मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये याद रखना है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास समिति कहाँ पर है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास समिति हैदराबाद में पड़ता है। ठीक है। ग्रामीण विकास संस्था भी हैदराबाद में स्थित है, बहुत बार पूछा गया। पंचायतों की मुख्य विशेषता अधिनियम कब संबंधित है। पंचायतों की मुख्य विशेषता जो अधिनियम है वो संबंधित है 1996 से, 1996 से। भारत का आर्थिक इतिहास जो पुस्तक है किसने लिखा है। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक को लिखा गया आरसी दत्त के द्वारा, आरसी दत्त। नल्ला मल्ला जो है, नल मल्ला कह सकते हैं, नल्ला मल्ला या फिर नल मल्ला पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित है। आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। नल मल्ला पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। वीणा में कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है। वीणा में कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है, तो खींची हुई जो तार होती है वो ध्वनि को उत्पन्न करता है। और ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ये अनुदैर्घ्य तरंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय मुंबई में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन की बाण सागर जो परियोजना है, बाण सागर परियोजना का संबंध किस स्टेट से, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीनों आपको याद रखना है। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। बिहार में मानसून के दौरान वर्षा होती है, यानी बिहार में किस मानसून के दौरान वर्षा देखने को मिलता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। भारत में जो ज़्यादातर वर्षा होती है वो इसी मानसून के कारण होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है उसके साथ, यानी 8 राज्यों के साथ और 1 यूटी केंद्र शासित प्रदेश के साथ। अगला क्वेश्चन कि किसके कारण स्थल और समुद्री समीर होते हैं। स्थल और समुद्री समीर होते हैं संवहन के कारण। ठीक है। संवहन के कारण, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र मुंबई में पड़ता है, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है। केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा राज्य की बात करें तो केरल है, लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला लक्षद्वीप, जहाँ पे 91.85%। सेकेंड नंबर पे जो साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, लगभग यहाँ पे 87.10%। और थर्ड नंबर पे अंडमान निकोबार 86.63%। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया। ठीक है। आयरलैंड से लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है, जॉन मैकार्थी को। किसे, जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। घर और बाहर उपन्यास जो है वो इसके लेखक कौन है। घर और बाहर उपन्यास जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। गार्डनर याद रखिएगा, साथ ही साथ इनकी जो फेमस गीतांजलि आपको याद रखना है, और भी बहुत सारे हैं जैसे गोरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि धन्वंतरी दरबारी थे किसके। धन्वंतरी जो थे वो किसके दरबारी थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये रहते थे। ठीक है।
अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा रचित है, जिसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जॉन निकल्सन ने किया था। जॉन निकल्सन ने किया था। नेक्स्ट वन की प्राचीन भारत में प्रयुक्त शब्द कमाकार। कमाकार का अर्थ क्या होता था? तो प्राचीन भारत में प्रयुक्त शब्द कमाकार का अर्थ होता था भूमिहीन खेतिहर मजदूर। ठीक है, भूमिहीन खेतिहर मजदूर को कहा जाता था कमाकार। इसके बाद नेक्स्ट वन कि छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद बना वो कौन था? मगध। मगध सबसे शक्तिशाली जनपद बना था, महाजनपद बना था। नेक्स्ट वन की प्राचीन भारत में वनवासी को क्या कहते थे? प्राचीन भारत में वनवासी को क्या कहते थे? निषाद। निषाद कहा जाता था। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो सांक्या स्तंभ। ठीक है, सांक्या स्तंभ। और ये पड़ता कहाँ पे सांक्या? तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एसआई मेंस में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन की प्रथम 3 तीर्थकर का क्रम क्या है? प्रथम 3 तीर्थकरों का क्रम क्या है? तो पहले ऋषभनाथ, दूसरे अजीतनाथ और तीसरे संभवनाथ। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन थे? महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट वन की जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मुक्ति। ठीक है, मुक्ति। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? कैवल्य के नाम से। ठीक है, कैवल्य। काराकोरम, जास्कर, शिवालिक तथा लद्दाख पर्वत का उत्तर से दक्षिण तक जो श्रृंखला है, इसका सही क्रम क्या होगा? ध्यान रखिएगा, काराकोरम, जास्कर, शिवालिक और लद्दाख पर्वत का उत्तर से दक्षिण तक का जो श्रृंखला का क्रम है, सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया, कार ले जा शिव। कार ले जा शिव कैसे याद रखिएगा? देखिए, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण तक हमें सजाना है, ऊपर से नीचे तक हमें आना है। ठीक है, तो ऊपर में सबसे उत्तर में पड़ेगा काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, फिर जास्कर और लास्ट में आपका शिवालिक आता है। और इसको बाह हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो कार ले जा शिव याद रखिएगा, कार ले जा शिव। ठीक है, चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, इसी तरह की रोजाना एक न्यू वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट वन की हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए, ये कथन किसका था? हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए, ये कथन था B.R. अम्बेडकर का। B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का। सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक उन्नत प्रबंधन प्रणाली है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो था वो धौलावीरा, और आपको पता है कि धौलावीरा कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, भारत के लौह अयस्क भंडार किस चट्टान प्रणाली से जुड़े हुए हैं? भारत के लौह अयस्क भंडार जो है वो किस चट्टान प्रणाली से जुड़े हुए हैं? तो धारवाड़ चट्टान। ठीक है, धारवाड़ चट्टान प्रणाली से जुड़े हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा के करनाल में। उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषु कब होता है? तो आपको मैं बता चुका हूँ कि पूरे वर्ष में 2 बार विषु होता है, एक 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को, दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की उपसौर की घटना कब घटती है, जिसको हम लोग पेरिहेलियन के नाम से जानते हैं। और उपसौर वो घटना है जिसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, तो उपसौर की घटना 3 जनवरी को घटता है, जबकि अपसौर, जिसको हम लोग अपहेलियन के नाम से जानते हैं, अपसौर, ये 4 जुलाई को होता है, जिसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 149 में कर्तव्यों का वर्णन 149, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत का सबसे दक्षिणी सीमा कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिणी जो सीमा है, पर्वत है, वो आपका कार्डमम होता है। ठीक है, कार्डमम, ये आपको याद रखना है। वैसे आपको पता है कि भारत की जो मुख्य भूमि अगर हम बात करें तो मुख्य भूमि कन्याकुमारी, लेकिन वैसे अगर हम सबसे दक्षिणतम बिंदु बात करें तो इंदिरा पॉइंट होता है, लेकिन ये पर्वत है कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है,
वाकर कप किस खेल से संबंधित है? वाकर कप गोल्फ से संबंधित है। स्टम्पर का संबंध किससे? स्टम्पर जो कि आपका फुटबॉल से है, स्टम्पर। नेक्स्ट वन, नानमंडोल जो तूफान है ने दस्तक दिया है कहाँ पर? तो नानमंडल जो तूफान है वो जापान के अंतर्गत देखने को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ के लेखक कौन है? मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ के लेखक हैं मनोज बाजपेयी। ठीक है, मनोज बाजपेयी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि यूनानियों को बाहर से बाहर निकालने का श्रेय, यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। सबसे अधिक समय तक शासक कौन रहे? यानी दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासक रहे तुगलक वंश। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को, जो कि एम.एन. रॉय के। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कम जो कि लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर, ये ध्यान रखिएगा, मुंगेर। ठीक है। किस अधिनियम में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया? अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। ठीक है, 1909 के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, और एक और नाम आप याद रखेंगे, आनंद मोहन बोस। इसकी स्थापना 1876 में की गई थी। ये भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कि किस अधिनियम में स्वदेशी के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? स्वदेशी के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 आप देख रहे हैं, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कमेंट करके बताना है। ठीक है। नेक्स्ट वन है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में पड़ता है। ठीक है, ब्रुसेल्स में। देखिए, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि देख लीजिएगा, और इसका PDF मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। ठीक है, और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप रिविजन्स कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आपको सुविधा होगी अगर आप अपने जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे सर्कल में अगर आप क्यूज़ वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आप इसको क्यूज़ में स्टार्ट कर सकते हैं। एक तरह से आपका रिविजन्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम था बताना, तो मैंने सोचा चलो बता दिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था, और वो थे उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जो कि पक्षियों के काफ़ी फेमस चित्रकार थे मुग़ल दरबार में, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि गंगईकोंडा चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? गंगईकोंडा चोलपुरम के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में दीवाने आरिज या फिर दीवाने अर्ज क्या हुआ करता था? तो ये भी हाल ही में आप पेपर दे कर आए थे, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। सैन्य विभाग। ठीक है, सैन्य विभाग। और ये इसकी स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने किया था। गुलाम वंश के जो एक शासक थे बलबन, उसने किया था दीवाने अर्ज या फिर दीवाने आरिज। अगला प्रश्न, किसने मुग़ल दरबार में चहार तस्लीम लागू किया था? चहार तस्लीम को लागू किया था किसने? तो शाहजहाँ यहाँ पे सही आंसर बन जाता, शाहजहाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अवध का अंतिम शासक कौन था? अवध का अंतिम शासक वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट वन है कि बंगाल में अमला क्या होते थे? बंगाल में अमला क्या होते थे? तो बंगाल में अमला हम लोग जमींदारों को जानते थे, जमींदारों को कहा जाता था अमला। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा, चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या दिया गया कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उनको फ़ारसी कहाँ सीखी? उन्होंने फ़ारसी कहाँ सीखी थी? ये क्वेश्चन है कि उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फ़ारसी कहाँ सीखी थी? तो ये आनंदपुर साहब बिल्कुल सही आंसर होगा, आनंदपुर साहब। नेक्स्ट वन की निकोलो कॉन्टी नामक जो इटली यात्री था वो किसके दरबार में आया हुआ था? निकोलो कॉन्टी एक इटली यात्री था और ये देवराय प्रथम के दरबार में आया हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन है कि मुनीस अल अरवा। मुनीस अल अरवा जो है वो किसकी जीवनी है? तो ये जीवनी है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। और इसको लिखा है किसके द्वारा, मतलब ये किसने लिखा है? तो जहाँ आरा बेगम के द्वारा ये लिखा गया था, मुनीस अल अरवा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवन पर ये आधारित है।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि बुरहान उल मुल्क उपाधि किसकी थी। बुरहान उल मुल्क जो उपाधि थी वो शहादत अली खां की थी, शहादत अली खां की थी, ये नाम याद रखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था, तो 2005 से संबंधित है। यहाँ से दो क्वेश्चन आपको याद रखने। देखिए पहला क्वेश्चन कि ये कब अधिनियमित किया गया था, तो ये अधिनियमित किया गया था 15 जून को, ठीक है, 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया। अगर पूछे कि लागू कब किया गया था तो 12 अक्टूबर, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था। तो अधिनियमित पूछा जाए तो 15 जून, लागू पूछा जाए तो 12 अक्टूबर, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया गया, जिसमें 4 सदस्य एक अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से, रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, एक होता है रोवर्स कप, एक होता है रोजर्स कप। तो रोजर्स अगर पूछा जाए, रोजर्स, तो रोजर्स कप का संबंध होता है टेनिस से, रोजर्स टेनिस से, लेकिन रोवर्स कप फुटबॉल से, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है। कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है, और ये अनुच्छेद है 16, अनुच्छेद 16 करेक्ट होगा। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था, तो अनुच्छेद 19 का ये हिस्सा था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब इसको हटा करके एक कानूनी दर्जा दिया गया है। और अब ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 300 के फर्स्ट के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, 300 के फर्स्ट के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, अगला प्रश्न क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्राय जो मैदान है वो संबंधित है किससे। संप्राय मैदान का संबंध होता है नदियों से, नदियों से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। स्वतंत्र भारत ने अपना पहला जो ओलंपिक स्वर्ण पदक है वो 1948 में जीता था। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बर्डी, ईगल और अल्बाट्रस, जो कि सभी शब्द किस खेल से संबंधित है। बर्डी, ईगल और अल्बाट्रस जो है, इन सभी शब्द का संबंध गोल्फ से हो जाता है, गोल्फ से, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़। लेकिन नेहरू कप अगर पूछा जाता है तो नेहरू कप का संबंध हो जाता है किसके साथ, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है नेहरू कप, जो कि नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ से। नेक्स्ट यानी कि देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक है, देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। भारत के वन पुरुष के नाम से किसे जानते हैं, भारत के वन पुरुष, तो जावेद पायेंग, यहाँ पे याद रखेंगे जादव पायेंग, ठीक है, जादव पायेंग। और इस पे मैंने एक अलग पार्टिकुलर वीडियो बनाया है, अलग अलग जो, जैसे कि भारत के आइसमैन के रूप में किसे जाना जाता है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, इन सभी पर मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा है तो सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ कुछ, जैसे मैं अभी बताया, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहते हैं। आइस मैन ऑफ इंडिया जो कि चेवांग नारफेंग होते हैं, ठीक है, नारफेल होते हैं, चेवांग नारफेल, उनको कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग सलीम अली को जानते हैं। इस तरह से मैंने एक पूरा वीडियो ही बनाया, आप उसको देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, भारत में प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटें कितनी हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें कितनी हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति अगर हम बात करें तो यानी एससी की बात की जाती है, स्केड्यूल जो कास्ट है उनको 84 सीटें, जबकि स्केड्यूल जो ट्राइब हैं जनजाति एसटी, उनके लिए 47 सीटें। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि किस शहर को स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है। स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर बिल्कुल सही आंसर है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में है। अशोक के शिलालेख हमें ब्राही लिपि में देखने को मिलता है, ब्राही लिपि में। अगला क्वेश्चन ये है कि क्षय रोग कब मनाया जाता है। क्षय रोग दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च को। पाथवे टू गॉड पुस्तक किसकी है, तो महात्मा गांधी की, ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि एक प्रकार का वैधानिक निकाय है,
ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक प्रकार का वैधानिक निकाय। और इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो 12 अक्टूबर 1993, ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 ये डेट याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। और रही बात कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र, ठीक है, रंगनाथ मिश्र। वैसे जो न्यायमूर्ति होते हैं उन्हीं को मनाया जाता है, तो प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में है। और कार्यकाल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसका कार्यकाल आप याद रखेंगे कि 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो वो यहाँ पे कार्यकाल माना जाता है, ठीक है। अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा मतलब की जाती है, ठीक है। यहाँ से आपको इतने सारे पॉइंट्स याद रखना है। चलिए, घोड़ा कटोरा झील कहाँ पर स्थित है, घोड़ा कटोरा झील राजगीर के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा, राजगीर के अंतर्गत। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना। और अगर हम भारत में बात करें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत में सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक राज्य कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप किस फसल में उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी, ठीक है। हरित क्रांति जो कि 66-67 हम जानते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो इसमें किस फसल में उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी, तो गेहूं यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, गेहूं। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है, तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर के साथ जोड़ता है पनामा नहर, ठीक है। और पनामा जो सिटी है, हाल ही में पूछा गया था कि पनामा का राजधानी क्या होता है, तो पनामा की राजधानी पनामा सिटी होता है। नेक्स्ट उनकी बिहार विभूति, बिहार विभूति कौन किसे जाना जाता है, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव उसके कितने समय के अंदर होने चाहिए, तो ये आपका 6 माह बिल्कुल सही आंसर होगा कि 6 माह के अंदर होना चाहिए, 6 माह करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कि वनस्पति तेल बनाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा होता है, वनस्पति तेल बनाने के लिए प्रयुक्त गैस होता है H2 हाइड्रोजन गैस। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी को जानते हैं, अरवरी जो कि एक राजस्थान में ये बहती है, अरवरी नदी सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी तो आपको पता ही है गंगा सबसे बड़ी है, सेकंड नंबर पे हम लोग गोदावरी को रखते हैं, थर्ड नंबर पे ब्रह्मपुत्र, चौथे नंबर पे आता है कृष्णा नदी। भारत की 4 सबसे बड़ी नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन की पवन ऊर्जा उदाहरण है, पवन ऊर्जा किसका उदाहरण है, तो पवन ऊर्जा एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण माना जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन है कि राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो ये 161 अनुच्छेद में, 161। हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु कौन सा है, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु सुंडागर्त, ठीक है, सुंडागर्त। तुंगभद्रा और भीमा सहायक नदी है, तुंगभद्रा और जो भीमा आप देख रहे हैं ये किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी भी कृष्णा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन कि संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है, तो पुस्तक के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, संस्कृति के 4 दिन रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। जीरो घाटी किस राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जीरो घाटी, तो जीरो घाटी पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत, ये नाम याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जीरो घाटी, ठीक है। साइलेंट वैली आपने बहुत बार सुना होगा, साइलेंट वैली केरल में है, बार बार पूछा था। जबकि सिलिकॉन वैली किसे जानते हैं, तो बेंगलोर को जाना था सिलिकॉन वैली। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि सर्वोदय, ठीक है, सर्वोदय योजना तैयार की गई थी किसके द्वारा, सर्वोदय योजना तैयार की गई थी जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण जी। अगला वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद अरविंदो घोष ने किया था, नाम याद रखिएगा, अरविंदो घोष। सप्तकृषि की अवधारणा, सप्तकृषि की अवधारणा राम मनोहर लोहिया के द्वारा की गई थी, सप्तकृषि की अवधारणा राम मनोहर लोहिया के द्वारा पिछली बार पेपर में पूछा जा चुका था बीपीएससी में। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्यों स्थगित कर दिया था, तो चौरी चौरा कांड आपको पता है कि हुआ था इस वजह से। तो जल्दी से बताइए कि चौरी चौरा कांड का डेट क्या था, डेट के साथ मैं पूछ रहा हूँ, डेट के साथ आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वन है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र
किसने स्टार्ट किया? तो नेशनल हेराल्ड जो समाचार पत्र, इसके साथ जवाहरलाल नेहरू संबंध होंगे। चलिए इसके बाद उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर जोर दिया गया था, किसके द्वारा? उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर जोर दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से कि इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे? इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध लॉर्ड रिपन से। लॉर्ड रिपन यहाँ पे सही होगा। और इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध जो कि डेट की बात करें तो 9 फरवरी 1883, डेट याद रखिएगा, 9 फरवरी 1883। लॉर्ड रिपन के संबंध में 2 पॉइंट्स याद रखना है, जैसे कि प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में इन्हीं के समय में आया हुआ था, और भारत में जो नियमित जनगणना स्टार्ट हुई वो 1881 से इन्हीं के समय में स्टार्ट हुआ। सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन 10 वर्ष के पश्चात जो नियमित जनगणना स्टार्ट हो गई, जो वर्तमान में चलती आ रही है 2001, 2011 इस तरह से, तो ये लॉर्ड रिपन के संबंध में ही हुआ था। ठीक है, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को जो कि भारत के द्वारक की संज्ञा भी दी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि क्रोएशिया की मुद्रा क्या है? तो ध्यान देना कि क्रोएशिया की मुद्रा होता है कूना। यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया की जो राजधानी होती है वो जाग्रेब होता है। ठीक है, जाग्रेब, राइट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की भारत 2020 पुस्तक के लेखक कौन थे? भारत 2020 पुस्तक के लेखक थे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से फेमस थे। नेक्स्ट वन, सरस्वती चंद्र उपन्यास के लेखक कौन है? सरस्वती चंद्र उपन्यास के लेखक हैं गोवर्धन राम त्रिपाठी। गोवर्धन राम त्रिपाठी। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो रिजर्व है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये किन किन स्टेट में फैला हुआ है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि गुजरात का जो कच्छ है वो सबसे बड़ा है, जबकि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो डिब्रू सेखोवा असम का। तो इन तीनों पॉइंट्स को याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एटना ज्वालामुखी स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के अंतर्गत देखने को मिलेगा, इटली। पंचायतों की वित्तीय अवस्था। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन को प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था के मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का जो प्राधिकार प्राप्त है राज्यपाल को है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, राज्यपाल को। भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट वन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब गठन किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। और इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको एक तरीके से बताया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। जैसे इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो अरुण कुमार मिश्रा। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके जो कार्यकाल होता है, यानी कि जो सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष की बात करें, इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु। ठीक है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किसे माना जाता है? तो अनाई मोदी को माना जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन है कि घग्गर नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? घग्गर नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? तो छापरा में। एक्चुअली कहने का मतलब ये हुआ कि घग्गर नदी बिहार में गंगा से किस स्थान पर मिलती है? तो छापरा में मिलती है। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक कौन थे? तो गैर भारतीय जो थे वो है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको 1987 में ये पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न नवाजा गया था। प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी के सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ही हुआ था आपका अलीनगर की संधि। ठीक है, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को। नेक्स्ट वन की 16 महासनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में देखने को मिलता है? बात यहाँ पे जैन ग्रंथ की जा रही है तो भगवती सूत्र सही होगा। अगर क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में देखने को मिलता है तो अंगुत्तर निकाय, ये ध्यान रखेंगे, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन थे?
इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक थे रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा 1942। फियरलेस गवर्नेंस जो है पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक है जो हाल ही में लिखी गई है किरण बेदी के द्वारा। और इनकी एक और पुस्तक जो कि काफ़ी फेमस थी, आई डेयर। ठीक है, आई डेयर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था 1767 में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून के अंतर्गत देखने को मिलता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि बंकर, कैडी और फेयरवे। बंकर, कैडी और फेयरवे संबंधित है। ये शब्दावली है किस खेल से? गोल्फ से संबंधित शब्दावली है। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय अभी जस्ट मैंने आपको बता ही दिया, देहरादून में, जिसकी स्थापना 1767 में हुई थी। मौर्य काल में सीता का अर्थ क्या होता था? मौर्य काल में सीता का अर्थ था शाही भूमि से राजस्व प्राप्त, जिसको सीता कहते थे। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहाँ पर स्थित है? ड्रैकन्सबर्ग जो पर्वत है वो अफ्रीका में देखने को मिलता है, अफ्रीका में। विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था भाग 4 के क के अंतर्गत। ठीक है, भाग 4 के क के अंतर्गत जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर पूर्व सोवियत संघ से ये ग्रहण किया गया था, इंस्पायर होकर के। ठीक है फ्रेंड, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। और 11वां जो जोड़ा गया 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के। नेक्स्ट वन है कि छोटी चट्टानी पहाड़ियों पर टॉर्क का निर्माण होता है। टॉर्क का निर्माण होता है किससे? तो ग्रेनाइट से होता है, ग्रेनाइट से होता है। हबनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। हबनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से कि तारों का रंग निर्भर करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर, उनके तापमान पर निर्भर करता है तारों का रंग। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या होता है? ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक। ग्रीनलैंड की राजधानी होता है नूक। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है? ग्राम पंचायत का चुनाव कराता है राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग ग्राम पंचायत का चुनाव कराता है। पंचायतों की अवधि, ठीक है, पंचायतों की अवधि जो 5 वर्ष है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के ई के अंतर्गत। ई यानी कि ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। तो इस तरह से याद रखिएगा, अवधि 5। केरल गॉड्स ऑन कंट्री, केरल गॉड्स ऑन कंट्री, इस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, शशि थरूर। इथोपिया की मुद्रा क्या होती है? इथोपिया की मुद्रा होती है वीर। जिसकी राजधानी की बात करें, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, इसका हमेशा राजधानी पूछा जाता है अदीस अबाबा। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती। नोक्रेक जैव मंडल कहाँ स्थित है? नोक्रेक जैव मंडल स्थित है मेघालय के अंतर्गत। मेघालय को देखने को मिलेगा, मेघालय में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि किस मृदा को ऊसर मृदा के नाम से भी जाना जाता है? किस मृदा को ऊसर मृदा के नाम से भी जानते हैं? लवणीय जो मृदा है इसको हम लोग ऊसर मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सुइल नदी परियोजना किस स्टेट में? सुइल नदी परियोजना किस स्टेट में? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरों में निवास करता है, यानी शहरी क्षेत्र में? तो 11.3%, 11.3% जो बिहार की जनसंख्या है वो शहरों में निवास करती है। नेक्स्ट वन है कि भारत का स्कॉटलैंड, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? कुर्ग को। कुर्ग जो कर्नाटक में स्थित है, कुर्ग। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो सबसे छोटा पड़ोसी देश हो जाता है यहाँ पे मालदीव। ठीक है, मालदीव। अगला प्रश्न कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और 25 जनवरी को ही इसलिए मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नाइजीरिया की राजधानी क्या होता है? नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि मंद लोक संगीत, मंद लोक संगीत का संबंध किस राज्य से? तो राजस्थान से। मंद लोक संगीत का संबंध राजस्थान से। मृदा अपरदन को कम करने के लिए सबसे प्रभावी फसल कौन सा है? मृदा अपरदन को कम करने के लिए सबसे प्रभावी जो फसल है वो चना होता है, चना। ठीक है, अच्छा कमेंट करके बताइए कि चना जो है वो किस फसल के अंतर्गत देखने को मिलता है? रबी या फिर खरीफ या फिर नकदी, किसके अंतर्गत हमें चना को देखने को मिलेगा? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न कि शक छत्रप
रुद्रदामन की पुत्री का विवाह सतवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से होना किस अभिलेख में मिलता है? तो ये गिरनार अभिलेख में देखने को मिलेगा, गिरनार अभिलेख में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न कि भारतीय की शिक्षा के लिए यानी भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रत्येक एक वर्ष में मतलब प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे, ये किस चार्टर अधिनियम में बात कही गई थी? तो 1813 का चार्टर अधिनियम में ये घोषणा की गई थी। हड़प्पा का अर्थ क्या होता है? हड़प्पा का अर्थ होता है दफन शहर, जबकि मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था? सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो सबसे पहले शब्द किसने गढ़ा था? जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया कि बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष का अर्थ क्या होता है? बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष का अर्थ क्या होता है? तो संघ का शासक। अगला प्रश्न कि राजतरंगिणी कब लिखी गई थी? राजतरंगिणी जो है वो कब लिखी गई थी? तो कल्हण के द्वारा लिखी गई थी और ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। कल्हण के द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। गीत गोविंद को कितने अध्यायों में बांटा गया या फिर कितने अध्यायों में लिखा गया? तो गीत गोविंद जो है वो 12 अध्यायों में लिखा गया, 12 अध्यायों में। और गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। ठीक है, जयदेव और लक्ष्मण सेन के दरबार में ये रहते थे। ये 2 प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट वन कि सतनामी विद्रोह किस मुगल सम्राट के समय में हुआ था? सतनामी विद्रोह किस मुगल सम्राट के समय में हुआ था? औरंगजेब करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट वन कि भारतीय गौरव के अंतिम सूर्य के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय गौरव के अंतिम सूर्य के रूप में शिवाजी को जाना जाता है, शिवाजी। दिल्ली को अपनी शक्ति के केंद्र के रूप में चुनने वाला पहला शासक कौन था? दिल्ली को अपनी शक्ति के केंद्र के रूप में चुनने वाला पहला शासक था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि किस प्रांत को कभी पूर्व का अन्न भंडार कहा जाता था? तो बंगाल को कहा जाता था, बंगाल को। सत्यशोधक समाज के पहले सचिव कौन थे? सत्यशोधक समाज के पहले सचिव कौन थे? तो नारायण राव गोविंद राव। ध्यान रखिएगा, सत्यशोधक समाज के संस्थापक की बात करें या फिर अध्यक्ष की बात करें तब यहाँ पे कहेंगे ज्योतिबा फुल्ले, जिसकी स्थापना 1873 में की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा। लेकिन इसके पहले सचिव की बात करें तो नारायण राव गोविंद राव थे। ठीक है, किस अधिनियम को सुशासन का अधिनियम भी कहा जाता है? सुशासन का अधिनियम भी कहा जाता है तो भारत सरकार अधिनियम 1858 को, भारत सरकार अधिनियम 1858 को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि न्यू इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया था? तो एनी बेसेंट ने। जबकि न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका, देखिए ये दैनिक समाचार पत्र था एनी बेसेंट, लेकिन साप्ताहिक पत्रिका बिपिन चंद्र पाल ने स्टार्ट किया था। तो ये दोनों कन्फ्यूजन्स पॉइंट है, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी? तो ये था आपका मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड यानी अमृतसर अधिवेशन था, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न कि भारतीय क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? तो सोमेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, सोमेंद्रनाथ टैगोर। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर चीज़ को मैं नहीं बता सकता। जैसे कि आप यहाँ पे अमृतसर संधि देख रहे हैं तो आपको खुद से भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सब कुछ हम ही करेंगे तो फिर आपको करना क्या है? तो ऐसा मत करिए। जैसे अब यहाँ पे मैंने अमृतसर अधिवेशन आपको बताया तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा जिज्ञासु बनिए कि हाँ अमृतसर अधिवेशन कब हुआ ये, तो जिसके अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था तो कब किया। तो आप लोग कमेंट करके या फिर खोज करके अपने PDF में अगर प्रिंट आउट कराते हैं तो उस PDF में नोट डाउन कर लीजिए, याद रहेगा आपको। अब यहाँ पे मैंने बताया कि भारतीय क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सोमेंद्रनाथ टैगोर, मैंने आपको बताया। तो कब की थी ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, मैं सब कुछ तो बता ही रहा हूँ लेकिन कुछ मैं पॉइंट्स छोड़ता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लो। और रही बात अगर आपसे इतना मेहनत नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो से हम वो भी आपके लिए कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि सम्मति आयु अधिनियम किसके समय में आया था, यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लैंसडाउन, 1891 की बात है। ठीक है, अगला प्रश्न, शैल चित्रकला की खोज भारत में सर्वप्रथम किसने की थी? शैल चित्रकला की खोज भारत में सर्वप्रथम किसने की थी? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आर्कीबोल्ड कार्लाइल। ठीक है, आर्कीबोल्ड कार्लाइल जो थे वो शैल चित्र की खोज भारत में सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। आर्कीबोल्ड बस याद रखिए, उतना भी काम चल जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट वन है कि महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर बनवाए गए थे किसके द्वारा। महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर बनवाए गए थे किसके द्वारा, तो पल्लवों के द्वारा बनवाए गए थे, पल्लवों के द्वारा बनवाए गए थे। अगला पॉइंट से कि विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो कौन सा है, तो यूएस है। विश्व में सबसे बड़ा मक्का का उत्पादक देश कौन सा है, तो यूएसए है, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे तेजी से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। सबसे तेजी से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है बिहार में। बिहार में, ये नाम याद रखेंगे, बिहार में हो रही है। किस संशोधन के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 जो है, इसके द्वारा अनुच्छेद 352 में जो आंतरिक गड़बड़ी जो शब्द लिखा गया था उसको सशस्त्र विद्रोह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। किस शहर को बौद्ध ग्रंथ में मज्जिमा निकाय में अंगुत्तरपा के रूप में उल्लेखित किया गया, यानी किस शहर को बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है मज्जिमा निकाय। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मज्जिमा निकाय किस धर्म का ग्रंथ है, तो बौद्ध ग्रंथ है। इसमें अंगुत्तरप्पा में उल्लेखित किया गया, अंगुत्तरप्पा के रूप में उल्लेखित किया गया, तो बेगूसराय जो है इसको, ठीक है। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को ये डेट याद रखिएगा। भारत में डक्कन के लावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टी काली मिट्टी होती है, जिसको हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली में पड़ता है, ठीक है, दिल्ली में पड़ता है, याद रखिएगा। हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में स्थित है। अकबर का मकबरा हम सिकंदरा में देखते हैं, जबकि बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है, ठीक है। और जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था किसने, चोल काल में ये बनाया गया था, तंजावुर में स्थित है, तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। भारत में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरीकरण का प्रतिशत 31.16%। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। उत्तराखंड में टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है, भागीरथी और भिलांगना। एमएम पुंछी आयोग जो है इसका गठन कब किया गया था। एमएम पुंछी आयोग का गठन केंद्र राज समन सिंह है, ये आपका 27 अप्रैल 2007 को। स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है। स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक है आर के नारायण, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बागला महोत्सव मेघालय में गारो जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है, और मैंने आपको कल वीडियो दिया था पूर्वोत्तर राज्यों के जो प्रमुख उत्सव हैं उनके नामों को भी याद रखिएगा। मेघालय में ये गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है बागला महोत्सव। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है मांडो महोत्सव का संबंध गोवा से होता है। मांडो महोत्सव गोवा से, और कैलपोद जो महोत्सव है ये कर्नाटक के साथ संबंध रखता है, जबकि मडई उत्सव ये छत्तीसगढ़ के साथ। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, स्टैटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। माधवपुर मेला किस राज्य से संबंध रखता है। माधवपुर मेला का संबंध है गुजरात के साथ, गुजरात। कुछ बिहार ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, क्रिकेट के साथ। कुछ बिहार ट्रॉफी क्रिकेट के साथ। अमृत दीवान कप बैडमिंटन के साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपण कब किया गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपण 1975 में किया गया था। मूसी और भीमा सहायक नदियां हैं किसकी। मूसी और भीमा सहायक नदी है कृष्णा की। कृष्णा का उद्गम कहाँ से होता है। कृष्णा का उद्गम होता है महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। भारत में प्रवाहित 3 सबसे बड़ी नदियाँ कौन सी हैं। भारत में प्रवाहित होने वाली 3 सबसे बड़ी नदियाँ गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है कृष्णा, ठीक है। अगला प्रश्न, हरंगी, हेमावती, काबिनी, भवानी ये किसकी सहायक नदी हैं, तो ये कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है, कावेरी की सहायक नदी है। किस स्तूप को पवित्र बुद्ध की गद्दी माना जाता है। पवित्र बुद्ध की गद्दी माना जाता है, तो धामिक जो स्तूप है सारनाथ में स्थित है धामिक स्तूप, इसी को पवित्र बुद्ध की गद्दी माना जाता है। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना में 1982 के अंतर्गत की गई थी। किस समिति की सिफारिश पर, ये आप कमेंट करके बताएंगे, किस समिति की सिफारिश पर कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कि एनएनपी जो है क्या होता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में से अगर मूल्यह्रास को घटाते हैं तो हमें एनएनपी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्री थ्रो किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है फ्री थ्रो। अगला प्रश्न, तसोमगो जो झील है, तसोंगमो जो झील है ये सिक्किम में स्थित है। तसोमगो जो झील है वो सिक्किम में स्थित है। इसके बाद आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। इसी तरह से हम एक और सीरीज लाएंगे सिर्फ और सिर्फ जो कि साइंस का, ठीक है ना, साइंस का सीरीज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर से, राइट। अगला प्रश्न, एलिफेंटा गुफा समर्पित है किस देवता को? तो एलिफेंटा गुफा ये आपका शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि केप जो कोमोरिन है किस राज्य में स्थित है? केप कोमोरिन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में देखने को मिलता है केप कोमोरिन। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ पुस्तक जो है वो किसने लिखा? तो स्टीफन हॉकिंस ने 1988 में इस पुस्तक को लिखा था। सिली पॉइंट जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट शब्द क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट, ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित था जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम का संबंध पल्लव शासक थे और महेंद्र वर्मन प्रथम की ही एक रचना है मत्स्य विलास प्रश्न, ठीक है। मत्स्य विलास प्रश्न महेंद्र वर्मन की है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। और पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो कि अपने पिता का बदला लेने के लिए। अगला प्रश्न की सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट वन है कि पैगोंग तसो झील, पैगोंग तसो झील ये लद्दाख के अंतर्गत देखने को मिलता है। पैगोंग तसो झील लद्दाख में स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि छांदोग्य उपनिषद किस वेद से व्युत्पन्न हुआ है? छांदोग्य उपनिषद किस वेद से उत्पन्न हुआ है? तो सामवेद से, ठीक है, सामवेद। भारतीय संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है सामवेद को। अगला प्रश्न कि जब सरकार का कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब सरकार का कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? राजस्व घाटा, ठीक है, राजस्व घाटा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, ओट्टम थुलाल और कुटियाट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से? ओट्टम थुलाल और कुटियाट्टम जो नृत्य इसका संबंध हुआ था केरल से, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, केरल से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, और देखिए यहाँ पे ओट्टम जो थुलाल है इसको जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली के रूप में भी नाम दिया था। अगला प्रश्न, नबन्ना जो त्यौहार है इसका संबंध किस राज्य से? नौबन्ना या फिर नबन्ना? नबन्ना त्यौहार का संबंध बंगाल और त्रिपुरा से हो जाता है, बंगाल और त्रिपुरा दोनों याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि माउंट थुलीवर जिसकी हाइट 642 मीटर कहाँ स्थित है? माउंट थुलीवर स्थित है ग्रेट निकोबार में, यानी कि ग्रेट निकोबार का सबसे बड़ा ये हो जाता है माउंट थुलीवर। उसके बाद डियो वाली की बात करें तो डियो वाली हो जाता है मध्य अंडमान में, और कोयोब जो है माउंट कोयोब ये दक्षिणी अंडमान में, जबकि सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में पड़ता है और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी होती है, राइट, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 40वां है, भारत का स्थान 40वां है। गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र रस्त गुफ्तार, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न, 1944 में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मुद्रा सम्मेलन में भारत के कौन से वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? तो भारत के प्रतिनिधि थे आर के शनमुखन सेट्टी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि आपको रोज़ाना इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। अगला प्रश्न है कि सागा दावा जो है एक महोत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम में, और ये बौद्धों का त्यौहार है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, बौद्धों का त्यौहार है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। और 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन है कि पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी प्रसिद्ध भारतीय गायक थे,
किसके गायक थे? तो हिंदुस्तानी गायक थे, हिंदुस्तानी गायक थे। ठीक है, अगला है महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर स्थित है उज्जैन में, और इसी से मिलता जुलता एक नाम होता है दक्षिण कालेश्वर। ठीक है, दक्षिण कालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट वन है कि रोज ऑफ गॉड, रोज ऑफ गॉड जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो श्री अरविंदो के द्वारा लिखी गई थी, और इनकी और भी जो रचना जैसे सावित्री पूछा जाता है, दी आवर ऑफ गॉड के रूप में पूछा जाता है, और पुनर्जन्म और कर्म, पुनर्जन्म और कर्म, ये तीन जो रचनाएं हैं इनकी काफ़ी फेमस है। सावित्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट वन, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक। अगला प्रश्न कि कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है? केरल में, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य केरल में स्थित है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, और 1952 से इसको स्टार्ट किया गया था कलिंग पुरस्कार को। ठीक है, किस सिंधु घाटी स्थल को कोतड़ा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है? कोतड़ा टिम्बा के नाम से जाना जाता है किस सिंधु घाटी स्थल को? तो धौलावीरा यहाँ पे सही आंसर बनेगा, धौलावीरा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हड़प्पा वासियों की व्यापारिक चौकी के नाम से किसे जानते हैं? हड़प्पा वासियों की व्यापारिक चौकी के नाम से किसे जाना जाता है? सोर्तुगई, सोर्तुगई जो है ये अफगानिस्तान में स्थित था, इसी को हड़प्पा वासियों की व्यापारिक चौकी के रूप में जानते थे, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त की हुंडों पर विजय का उल्लेख मिलता है? स्कंदगुप्त के हुंडों पर विजय का उल्लेख मिलता है भित्री शिलालेख में, भित्री शिलालेख में। मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने करा था? मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो सिकंदर लोदी ने, और आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोदी ने ही कराया था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि मुगल प्रशासन में धार्मिक अधिकारी के लिए शब्द का प्रयोग होता था। मुगल प्रशासन में धार्मिक अधिकारी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? मुहतसिब, मुहतसिब शब्द का प्रयोग किया जाता था। अय्यर ए दानिश, अनवर ए सुनावली और रजनामा किस मुगल शासक से संबंधित चित्रकला कार्य हैं? चित्रकला कार्य हैं, तो जहांगीर के संबंधित चित्रकला कार्य। किसके लिए लॉटरी समिति का गठन किया गया था? लॉटरी समिति का गठन हुआ था 1817 में, और किसके लिए? तो नगर योजना के लिए इसको गठन किया गया था, लॉटरी समिति 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाज सुधार संगठन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर जोर दिया था? किस समाज सुधार संगठन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर जोर दिया था? तो रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। कमेंट करके बताइए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन लीग की स्थापना, इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में, शिशिर कुमार घोष 1875, इंडियन लीग। अगला क्वेश्चन है कि पत्रिका भारतीय समाजशास्त्री, पत्रिका का नाम है भारतीय समाजशास्त्री, को किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन जो सर्वेंट आप जानते हैं, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही किया था। अगला प्रश्न कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए पहले नेता कौन थे? असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए पहले नेता थे CR दास, CR दास। ठीक है, असहयोग आंदोलन को रद्द किया गया था, आपको पता है किसके द्वारा? तो चौरी चौरा कांड जब हुआ था तो उसके कारण रद्द कर दिया गया था। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने शांतिपूर्ण और वैध साधनों के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति का निर्णय लिया था? किस अधिनियम में कांग्रेस ने शांतिपूर्ण और वैध साधनों के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति का निर्णय लिया था? नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी या फिर पेड कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हमसे बात हो जाएगी व्हाट्सएप नंबर पे, आप मैसेज करेंगे और अपनी जो भी समस्या होंगी आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे क्या करना है, किस तरह के बैचेज लेना है, क्या करना है, मतलब जो भी आपको स्टडी रिलेटेड जानकारी चाहिए। अगला प्रश्न है कि पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, 24 सितंबर 1932। अगला प्रश्न,
कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही के रूप में हम लोग जानते हैं विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे यहाँ पे ब्रह्मदत्त। और सत्याग्रह स्टार्ट ये हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1940 में। अगला प्रश्न कि किस घटना के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? किस घटना के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन के विरोध में। ठीक है, क्रिप्स मिशन के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। 8 अगस्त 1942 मतलब घोषणा हुई थी, 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ। और उस वक्त लिन लिथगो जो कि वायसराय थे, ये ध्यान रखिएगा। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि दमन एक को शब्द जुड़ा है। दमन एक को जो है शब्द जुड़ा हुआ है किससे? तो संथाल विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है। दमन एक को संथाल विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है। रंगपुर विद्रोह, रंगपुर विद्रोह का संबंध किस स्टेट से? तो बंगाल में ये हुआ था, रंगपुर विद्रोह बंगाल में। दमन एको जो शब्द है ये हम उसको कहते हैं जहाँ जहाँ पर ये संथाल विद्रोह प्रभावित क्षेत्र था उसको दमन एको कहा जाता है। और संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, ये ध्यान रहेगा। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन, किसने कहा साइमन कमीशन रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए? किसने कहा था कि साइमन कमीशन रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए? तो ये शिव स्वामी अय्यर ने कहा था, शिव स्वामी अय्यर ने कहा था। अगला प्रश्न कि चिनूक स्थानीय पवन किस क्षेत्र में बहती है? चिनूक जो है वो स्थानीय पवन है और ये किस क्षेत्र में बहती है? तो प्रेरीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज में, प्रेरीज आप जानते हैं वहाँ पर बहता है, घास का मैदान है एक तरह का। तो ये उत्तरी अमेरिका में बहता है चिनूक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, सांता एना पवन जो है वो कहाँ पर बहता है? सांता एना पवन बहता है कैलिफोर्निया क्षेत्र में, कैलिफोर्निया क्षेत्र में। महानदी और गोदावरी डेल्टा किस प्रकार की मिट्टी से समृद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, महानदी और गोदावरी की हम बात करें तो इनके डेल्टाओं में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता देखने को मिलती है, जलोढ़ मिट्टी। भारत में अगर भारत की बात करें कि भारत के क्षेत्रफल पर सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है वो कौन सी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है, लगभग 43%। जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार, खादर और बांगर, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, जो खादर होता है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, जो बांगर होता है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। तो ये भी कहीं पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि मोती बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य कौन सा है? मोती बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है। वैसे ध्यान रखिएगा कि भारत जो है वो मोती बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा मोती बाजरा का उत्पादन होता है, लेकिन अफ्रीका इसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को इसे गठन हुआ और इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 9 महिलाओं के साथ करीब 207 सदस्य इसमें शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। पहला जो बैठक हुआ था कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में आयोजन किया गया था, जिसमें आपको पता ही है कि जो अध्यक्ष थे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। तो ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। गिनी गुणांक का प्रयोग क्या होता है? आय असमानता को मापने के लिए। ठीक है, आय असमानता को मापने के लिए। इसी का एक और दूसरा रूप होता है, हम लोग जानते हैं लॉरेंज वक्र। ठीक है, लॉरेंज वक्र जो होता है इसी को कहते हैं गिनी गुणांक को, जो कि आय वितरण को दर्शाता है। ये पॉइंट्स याद रखना है। और गिनी गुणांक का जो मान होता है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आय जो वितरण में गिनी गुणांक होता है इसका मान क्या होता है? 0 से लेकर 1 तक भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, 0 से लेकर के 1 तक भिन्न भिन्न होता है। अगला प्रश्न, कुषाण सिक्के बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए जो कुषाण साम्राज्य की सीमा को दर्शाता है? तो कुषाण सिक्के बिहार के बक्सर जिले से प्राप्त हुआ है, जहाँ पर ये दर्शाता है कि कुषाण साम्राज्य की सीमा यहाँ तक थी। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न, किस मंदिर को काला शिवालय के नाम से जाना जाता है? किस मंदिर को काला शिवालय, जिसको हम लोग जानते हैं ब्लैक पैगोडा। ठीक है, ब्लैक पैगोडा वह सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको काला शिवालय कहा जाता है। और सूर्य मंदिर की अगर बात आई, मोटेरा का सूर्य जो मंदिर है, मोटेरा का सूर्य मंदिर वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कि दूध सागर झरना किस नदी पर स्थित है? दूध सागर झरना का संबंध हो जाता है, सही आंसर हो जाएगा मांडवी नदी पर। गुजरात में ये है मांडवी नदी पर। और मांडवी नदी को एक और नाम से जाना जाता है महादई नदी। कभी कभी ये पूछा जाता है कि महादई जो नदी है वो किस स्टेट में
खास करके है तो गोवा में स्थित है और प्रवाहित होती है कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट के साथ। तो ये ध्यान रखिएगा, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के साथ। इसके बाद भारत में धूसर क्रांति का संबंध किससे है? भारत में धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना रंगराजन आयोग की सिफारिश पर 2005 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला प्रश्न, अमजद अली खान प्रसिद्ध है। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद वादक थे अमजद अली खान, ठीक है, अमजद अली खान। अगला प्रश्न बनता है कि पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद, ठीक है। लोथियन द्वीप पक्षी अभयारण्य किस स्टेट में पड़ता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन है उसी का एक पार्ट होता है ये लोथियन द्वीप पक्षी अभयारण्य, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सूरजकुंड मेला जो है, सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? तो ये हरियाणा के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष लगता है, वार्षिक मेला है, इसको याद रखिएगा, हरियाणा, सूरजकुंड मेला हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और 2022 की थीम की अगर हम बात करें तो सभी जीवन के लिए साझा भविष्य का निर्माण, ये नाम याद रखिएगा, मतलब कि ये थीम याद रखिएगा, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण 2022 का जैव विविधता दिवस की थीम थी, ठीक है। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो भारतीय संग्रहालय, जो कि 1814 ईस्वी में कोलकाता में इसको स्थापित किया गया था, ये याद रखना है। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय भारतीय संग्रहालय, 1814 में इसका निर्माण किया गया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से? तो ये पैरा एथलीट हैं जिनका संबंध, जो कि हम कह सकते हैं जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से, और इनको 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चंस आपको पता है कि क्वेश्चंस पूछा गया था एग्जाम्स में, ठीक है। तो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो एथलीट है, पैरा एथलीट है, वो यही है। पैरा एथलीट की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो से संबंधित है। कमेंट करके बताइए कि भाला फेंक दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि मेरी कहानी, एक पुस्तक है मेरी कहानी और साथ ही साथ एक और पुस्तक है लेटर्स फॉर अ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन दोनों पुस्तक के लेखक हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज्य संस्था की स्थापना की गई थी? सर्वप्रथम पंचायत राज्य संस्था की स्थापना की गई थी किस स्टेट में? तो वो है राजस्थान। राजस्थान का नागौर जिले में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पे पंचायती राज स्थापना की गई थी। अब एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? तो 1859 में पूरी तरह से दबा दिया था। स्टार्ट हुआ था कब? तो 10 मई 1857 को ये विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को शैतान की हवा कहा था, डेविल्स वाइंड का नाम दिया था, शैतान की हवा, ठीक है, शैतान की हवा अंग्रेजों ने इस विद्रोह को नाम दिया था। और शासक कौन थे, यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, जो कि कह सकते हैं वायसराय थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जीएसटी का संबंध किस अनुच्छेद से? जीएसटी का संबंध हो जाता है अनुच्छेद 279 के A फर्स्ट के साथ। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पिछली बार पूछा गया था मेंस में। जीएसटी किस प्रकार का उदाहरण है? कर का उदाहरण, तो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जीएसटी कौन से अधिनियम से संबंधित है? 101वें अधिनियम से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, 101वां अधिनियम। अगला प्रश्न है कि लाओस की राजधानी क्या होती है? लाओस दक्षिण एशिया का एकमात्र स्थलरूप देश है जिसकी राजधानी होती है वियांगचान, नाम याद रखिएगा, वियांगचान। अगला प्रश्न है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराजा प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द जो है वो लिया गया किस देश के संविधान से? तो फ्रांसीसी संविधान से इसको ग्रहण किया गया। हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें
कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है और 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो इसको याद रखिएगा, फ्रांसीसी संविधान से लिया गया स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? यानी अकॉर्डिंग टू 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हो जाता है आपका सिक्किम। सिक्किम बिल्कुल सही आंसर बनेगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि लिब्रो शब्द का संबंध किस खेल से? लिब्रो शब्द का संबंध किस खेल से? तो ये वॉलीबॉल से हो जाता है, वॉलीबॉल के साथ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। और 2022 की थीम की बात करें तो डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, ये ध्यान में रखेंगे, 2022 की थीम थी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि नामसूंग किस राज्य का नया साल के रूप में मनाया जाता है? नामसूंग, नामसूंग जो होता है वो सिक्किम के साथ संबंध रखता है, सिक्किम के साथ। सागा दावा भी मैंने आपको बताया था, सागा दावा ये भी सिक्किम के अंतर्गत आता है, त्यौहार है, याद रखिएगा। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? राज्य की परिभाषा हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा देखने को मिलता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि 1687 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित थे? 1687 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार केंद्र सूरत में स्थापित थे, सूरत में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न कि चांग नृत्य या फिर कालबेलिया नृत्य, ध्यान रखिएगा कि चांग नृत्य या फिर कालबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान के साथ। कालबेलिया नृत्य बहुत बार पूछा गया तो इसको याद रखिएगा, कालबेलिया नृत्य, चांग नृत्य दोनों राजस्थान के साथ संबंधित है। घूमर तो आपको पता ही है, गरबा गुजरात होता है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ओस्टरी आर्द्र भूमि स्थित है। ओस्टरी जो आर्द्र भूमि है, जो आर्द्र भूमि ओस्ट्री ये स्थित है आपका कहाँ पर? तो ये पड़ता है पुडुचेरी के अंतर्गत, ठीक है, पुडुचेरी के अंतर्गत। और ध्यान रखिएगा पुडुचेरी का जो हिस्सा है वो 3 स्टेट में है। कौन कौन स्टेट में? तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में कराईकाल होता है, जबकि केरल के अंतर्गत माहे देखने को मिलेगा और आंध्र प्रदेश में यनम देखने को मिलेगा। तो ये तीनों स्टेट के नाम याद रखिएगा, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पुडुचेरी का हिस्सा है। कराईकल जो है वो तमिलनाडु के अंतर्गत के, माहे जो होता है वो केरल के अंतर्गत, यनम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जो कि लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है, लद्दाख में। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है? कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है? तो राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, कमेंट करके जल्दी से बताइए, ठीक है। अच्छा एक प्रश्न यहाँ पे मैं देखिए मिस कर दी हूँ, पुडुचेरी की जब बात की जा रही है तो 138 वर्षों तक फ्रांसीसी शासन के अधीन था, ये चीज़ याद रहेगा, फ्रांसीसी शासक के अधीन था 138 वर्षों तक। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बताता है। किताबुल हिंद जो है वो किसका संबंध है, मतलब किस चीज़ के बारे में ये बताता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बताता है। और इसके रचयिता अल-बरूनी थे, अल-बरूनी इसके रचयिता थे। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? पहला अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो नवंबर 1919 में, जिसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। और इसका अधिवेशन मतलब क्या जो अध्यक्षता ये हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली के अंतर्गत हुआ था। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से? सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध होता है हॉकी से, और ये प्रत्येक वर्ष मलेशिया में खेला जाता है, मलेशिया में इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न कि महाभिभाष के रचनाकार कौन है? महाभिभाष के रचनाकार कौन है? तो वसुमित्र इसके रचनाकार है। अगला प्रश्न कि पोला उत्सव, पोला उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पोला उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न कि इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य किस स्टेट में? इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य पड़ता है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न की आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आती है? जो कृषि है वो किस सेक्टर के अंतर्गत आता है? तो कृषि प्राइमरी सेक्टर जो होता है, जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, इसके अंतर्गत आता है। और इसमें मत्स्य पालन, खनन, वानिकी भी इसी के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत।
सबसे ज़्यादा जो लोग कार्यरत हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्यरत है, जबकि राष्ट्र के जो जीडीपी की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो थर्ड सेक्टर का होता है, तीसरे सेक्टर का होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि रेशम के कीटों का पालन क्या कहलाता है। रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कि धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में देखने को मिलेगा। धन विधेयक 110 के अनुच्छेद में देखने को मिलेगा। उसके बाद है अगला प्रश्न कि वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर बजट का प्रावधान, वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 में देखने को मिलेगा। 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना, 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना किसने की थी, तो डिट्रिच बैंड्रिस ने किया था। डिट्रिच बैंड्रिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध हो जाता है संतूर वादक है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार कौन सा शहर भारत का स्टार्टअप राजधानी बन गया है, भारत का स्टार्टअप राजधानी बन गया है नई दिल्ली, यानी कि दिल्ली। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विधिक प्रत्यक्षवाद सिद्धांत विकसित किया था किसने, विधिक प्रत्यक्षवाद सिद्धांत को विकसित किया था किसने, तो जॉन ऑस्टिन ने विकसित किया, जॉन ऑस्टिन। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ा कब था, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा 29 अप्रैल 1939। ठीक है। और छोड़ने के बाद एक दल की स्थापना की थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने कब किया, 3 मई 1939, यानी कि 29 अप्रैल 1939 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रथम जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस ही थे, लेकिन उपाध्यक्ष की बात करें तो सरदुल सिंह कवीस याद रखिएगा, सरदुल सिंह कवीस ये याद रखिएगा। क्वेश्चंस को टफ करने के लिए ये क्वेश्चंस हो सकता है कि पूछा जाए। ठीक है। वैसे तो सभी को याद है कि अध्यक्ष कौन थे, स्थापना कब हुआ, लेकिन अगर उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो सरदुल सिंह कवीस याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि अक्षय ऊर्जा दिवस स्टार्ट कब से हुआ। अक्षय ऊर्जा दिवस ये स्टार्ट हुआ था 20 अगस्त 2004 को। 20 अगस्त 2004 से प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न, शिंजो आबे को 2021 में किस पुरस्कार से नवाजा गया। शिंजो आबे को, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई, गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, तो शिंजो आबे को 2021 में पुरस्कार मिला था पद्म विभूषण। ठीक है, ध्यान रहेगा, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये माना जाता है, पद्म विभूषण। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है वो किस शैली में, वास्तुकला की किस शैली में, तो नागर शैली में, वास्तुकला की नागर शैली में अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न कि विलियम जोन्स कप का संबंध किस खेल से है। विलियम जोन्स कप का संबंध किस खेल से, तो बास्केटबॉल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, बास्केटबॉल। अगला प्रश्न कि स्वेथलिंग कप का संबंध किस खेल से, ध्यान रखिएगा पेपर में पूछा भी गया था। स्वेथलिंग कप विश्व टेबल टेनिस यानी टेबल टेनिस से संबंधित है, और ये पुरुषों का टेबल टेनिस को स्वेथलिंग कप के नाम से जाना जाता है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन क्षेत्र रायरंगपुर ये 1997 से यहाँ पे निर्वाचित हुई थी, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो। पहले ये जो हुआ करता था वो 5 वर्ष 70 वर्ष की आयु होती थी, लेकिन इसमें संशोधन किया गया, संशोधन के पश्चात 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु सीमित रखी गई है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दल बदल विरोधी विधेयक पारित होते समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो दल बदल विरोधी कानून आपको पता है कि 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। तो 1985 में कौन थे भारत के राष्ट्रपति, तो ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि दल बदल विरोधी विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन सा है, तो अनुच्छेद ध्यान रखिएगा 102 का 2 और 191 का 2, ये दोनों अनुच्छेद याद रखना है। और ये लागू कब हुआ था, यानी कि ये विधेयक जो लागू हुआ 18 मार्च 1985 को लागू हुआ था, 18 मार्च, ये ध्यान रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति का चुनाव
का संबंध किस अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत देखने को मिलता है, 54 के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचमहल का निर्माण किसने करा था? पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा कराया गया था। अकबर के द्वारा कराया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इबादत खाना की स्थापना हो, जजिया कर को हटाया, तीर्थ कर को समाप्त किया, इनसे संबंधित कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसने किया था? चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात जो हुआ था वो महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। महायान संप्रदाय, राइट, महायान संप्रदाय। देखिए बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों में विभक्त हुआ था चौथी बौद्ध संगीति में, हीनयान और महायान, तो वही है यहाँ पे महायान संप्रदाय। अब एक क्वेश्चन आपसे कमेंट करके बताना, आपको पूछ रहे हैं चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में और कहाँ पर हुआ था? जल्दी से बताइए, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कब और किसके समय में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? चंद्रगुप्त के समय विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी? यानी चंद्रगुप्त के शासनकाल में विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी? तो उनके जो प्रधानमंत्री थे चाणक्य, जिनको हम लोग विष्णुगुप्त, कौटिल्य के नामों से जानते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा चाणक्य, ठीक है। अगला प्रश्न कि मौर्य कला में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला। तक्षशिला यहाँ पे सही आंसर बनेगा। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? तो नागार्जुन सही होगा, नागार्जुन। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, याद रखेंगे। योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन का प्रतिपादन कौन है? तो वो है पतंजलि, ठीक है, पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादन पतंजलि। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ये प्रश्न क्या मैं बताऊँ कितना बार पूछा जाता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका, ठीक है, इंडिका। और मेगास्थनीज ही वो व्यक्ति था जिसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था, ठीक है, पॉलीब्रोथा। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट देने वाली समिति कौन सी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट देने वाली समिति का नाम था हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, ये डेट याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अभिनव भारत जो गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, इसके संस्थापक कौन थे? बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत, बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? ध्यान रखिएगा, अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को अंतिम रूप से वापस ले लिया गया था, ठीक है। 7 अप्रैल से कुछ याद आ रहा है आपको? बिल्कुल याद आना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि WHO की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को ही हुई थी, तो इस वजह से इसको प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला प्रश्न, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इनकी एक पुस्तक है गीता रहस्य, वो भी याद रखिएगा, बार बार रिपीट होता रहता है। मराठा समाचार पत्र का संबंध भी इन्हीं के साथ है, ठीक है। अगला प्रश्न, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है किसे है? तो ये अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। यानी कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या फिर जनजाति घोषित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब जल्दी से कमेंट करके ये बताइए कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अगला प्रश्न, UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, यानी केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। और UNEP का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, कई बार पूछा गया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। जैव विकासवाद की अवधारणा किसने दी थी? जैव विकासवाद की अवधारणा जो है वो डार्विन ने दिया था, डार्विन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ? भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण 1894। गिद्ध संरक्षण जो परियोजना है, गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है वो 2006 के साथ संबंधित है, 2006 के साथ,
टाइगर प्रोजेक्ट 1973 याद रखेगा, गिर सिंह प्रोजेक्ट 1972 याद रखेगा। ये दोनों बहुत बार पूछा जाता है। और एक हाथी परियोजना 1992 से याद रखना है। चलिए, इसके बाद है दक्षिण अमेरिका में उष्णकटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में उष्णकटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं, तो कंपोज और लानोस के नाम से जाना जाता है। कंपोज और लानोस के नाम से जाना जाता है। अगर यही बात दक्षिण अफ्रीका की जाती और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करते तो वहाँ पे हम लोग सवाना को टिक करते हैं। जबकि अगर दक्षिण अफ्रीका की शीतोष्ण घास के मैदान की बात की जाती तो वहाँ पे हम लोग वेल्ड को टिक करते हैं। ठीक है, वेल्ड। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद प्रधानमंत्री होता है और नीति आयोग के अध्यक्ष भी यही होते हैं। अगला प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है। उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा राल्फ नादर। ठीक है, राल्फ नादर यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें। शेयर आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हो यार, ये बहुत गलत बात है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड के साथ कम से कम तो 3-4 लोगों के साथ शेयर ज़रूर करो। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1947 में की गई थी। 1947 में की गई थी भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राजा चलैया जो समिति है किससे संबंधित है। राजा चलैया समिति का संबंध हो जाता है कर सुधार से। और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें मैंने कर से संबंधित सारी पॉइंट्स कवर किया। एक तो आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर वाला अलग वीडियो है जिसमें ट्रिक के माध्यम से आपको कवर कराया गया। एक समिति के ऊपर पार्टिकुलर वीडियो बनाया गया जिसमें सारी समितियाँ कवर है, आप उसको भी देख सकते हैं, सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे। तो सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध हो जाता है निर्धनता आकलन, यानी गरीबी का आकलन करने से संबंधित ये आपका समिति बनाई गई थी। भारत में कोरोमंडल तट पर जो सर्वाधिक वर्षा होती है किस महीने में होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो अक्टूबर नवंबर महीने में होता है। अक्टूबर नवंबर महीने में होता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में वर्षा का औसत कितना है। भारत में वर्षा का औसत कितना है, तो ये 118 सेंटीमीटर। कहीं कहीं कुछ थोड़ा बहुत अलग आगे पीछे होता है, लेकिन 118 सेंटीमीटर अभी फ़िलहाल मैंने देखा, मैंने पढ़ा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वन है कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन कब लागू हुआ। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन कब लागू हुआ था, तो 2008 में ये लागू हुआ था, 2008 में। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के झांसी में। ब्लू बॉक्स का संबंध किससे होता है। ब्लू बॉक्स का संबंध किससे होता है, तो कृषि सब्सिडी से होता है। ब्लू बॉक्स का संबंध कृषि सब्सिडी से होता है। चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है। चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है, कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को कहा जाता है चावल का कटोरा। ठीक है, चावल का कटोरा। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांगला जो दर्रा है, चांगला दर्रा किसको किसको जोड़ता है। चांगला दर्रा जोड़ता है भारत और तिब्बत को, भारत और तिब्बत को। लानकला किसको जोड़ता है, लानकला दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है, भारत और चीन को जोड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मेक इन इंडिया जो अभियान है, मेक इन इंडिया अभियान कब स्टार्ट किया गया था, तो 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। डेट याद रखिएगा, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान स्टार्ट किया गया था। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, और हाल ही में उत्तर प्रदेश का एक 53वां टाइगर रिजर्व बना है जिसका नाम क्या था, रानीपुर। नाम याद रखना है, रानीपुर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाइडिथली सिरिमनु उत्सव, ध्यान से पढ़िएगा, पाइडिथली सिरिमनु उत्सव का संबंध किस स्टेट से, तो आंध्र प्रदेश के साथ। याद रखना ये उत्सव आंध्र प्रदेश से संबंधित है। त्रिचूरपुरम जो उत्सव है, त्रिचूरपुरम उत्सव का संबंध केरल के साथ होता है। त्रिचूरपुरम केरल के साथ। ठीक है, एकता प्रथा को संवैधानिक दर्जा किसने दिया था। एकता प्रथा को संवैधानिक दर्जा मतलब स्टार्ट हुआ था इल्तुतमिश, यानी कि एकता प्रथा को स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने ही, जबकि इसको समाप्त किया था किसने, तो ध्यान रखिएगा इसको समाप्त कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास इक्वेरियन जो होता है किसके बीच होता है। अभ्यास इक्वेरियन जो होता है भारत और
मालदीव के साथ होता है, भारत और मालदीव के साथ होता है। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी किस नदी का उद्गम स्थल है? हिमाचल प्रदेश की जो लाहौल घाटी होता है वो किस नदी का उद्गम स्थल है? चिनाब नदी का, चिनाब नदी का उद्गम स्थल होता है। अगला प्रश्न कि सर्वप्रथम बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? सर्वप्रथम बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित हुआ था। महापरियार जो घाट है, महापरियार घाट का संबंध किससे है? किसका ये समाधि स्थल है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि बिहारी गांधी के नाम से जो प्रसिद्ध है, बिहार गांधी के नाम से, देश रत्न के नाम से इनको जाना जाता है, महापरियार घाट। अगला प्रश्न अजंता की गुफाएं संबंधित है, अजंता की गुफाएं संबंधित जातक कथाओं से, जातक कथाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न कि आंतरिक आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? आंतरिक आपातकाल जो कि अब तक सिर्फ और सिर्फ एक बार घोषित किया गया, इंदिरा गांधी के सरकार में 1975 में, इंदिरा गांधी की सरकार में 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया? बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। जबकि लागू किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसको लागू किया था, जिसको बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सी अस्पा का नियम किस मुगल सम्राट ने लागू किया? दो अस्पा सी अस्पा जो नियम था इसको लागू किया था जहांगीर ने, जहांगीर ने इसको लागू किया था। और आपको पता है कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके समय में मुगल जो चित्रकला थी वो चरमोत्कर्ष पर थी। लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चंस पूछे कि मुगल कालीन चित्रकला का प्रारंभ किसके समय में हुआ था, तो हुमायूं के समय में हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टार्ट हुमायूं के समय में हुआ, लेकिन अगर चरमोत्कर्ष की बात करें तो वो जहांगीर को टिक करना है। चलिए इसके बाद है कि सत्रिया जो नृत्य है, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य का संबंध किससे होता है? असम के साथ होता है, असम के साथ। नेक्स्ट वन है कि सितारा देवी, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, सितारा देवी बिरजू महाराज जो हैं इनका संबंध किस नृत्य से, यानी किस नृत्य के ये नर्तक हैं? तो कथक नृत्य, ठीक है, कथक, ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो एक और नाम याद रहेगा, सोवना नारायण। जैसे हमने ऊपर में देखा सितारा देवी, बिरजू महाराज, तो सोवना नारायण का संबंध भी कथक नृतक से, यानी कथक से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न क्या? नेक्स्ट वन है कि बरमुंडा द्वीप, बरमुंडा द्वीप स्थित है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमुंडा द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे? पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट थे मिल्खा सिंह, ठीक है, मिल्खा सिंह। और ये जो पद्मश्री है इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, 1954 में इसकी स्थापना की थी। पद्मश्री भारत का चौथा सबसे मतलब कि अच्छा नागरिक पुरस्कार माना जाता है, चौथा नागरिक पुरस्कार है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सवांग नृत्य का संबंध किससे है? सवांग नृत्य का संबंध हरियाणा से हो जाता है, सवांग नृत्य हरियाणा से। अलकप और डोमनिक, अलकप और डोमनिक जो नृत्य है इसका संबंध पश्चिम बंगाल से होगा। अलकप और डोमनिक जो नृत्य है इसका संबंध पश्चिम बंगाल से होगा। और पाइका और गोटीपुआ, पाइका और गोटीपुआ का संबंध उड़ीसा के साथ होता है। ये नृत्य है, सभी ध्यान रखें, ये नृत्य है। जैसे स्वांग नृत्य हरियाणा, अलकप और डोमिनक पश्चिम बंगाल का नृत्य है, पाइका और गोटीपुआ ये उड़ीसा का नृत्य है। ये सभी नाम याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिपीट भी हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत देखने को मिलता है। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का भंग करना भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत देखने को मिलता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करा था? बदायूनी ने कराया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद जो कि बदायूनी ने कराया था। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय आपको पता होगा कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था नर्मदा नदी के किनारे। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराने के पश्चात एक उपाधि धारण की थी जिसको हम परमेश्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है, दक्षिणा पंतेश्वर कह सकते हैं, वो उपाधि धारण की थी। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने, नरसिंहवर्मन प्रथम ने हरा करके एक उपाधि धारण की थी जिसको वातापिकोड की उपाधि के नाम से जाना जाता है, वातापिकोड। अगला प्रश्न है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने अपनाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने अपनाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था उसने अपनाया था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी को। इथोपिया की राजधानी क्या है? इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, और यहाँ की जो मुद्रा होती है वो है बीर, यहाँ की मुद्रा बीर, और इथोपिया इसकी राजधानी अदीस अबाबा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नुआखाई त्यौहार का संबंध किस स्टेट से? नुआखाई त्यौहार उड़ीसा के साथ संबंध रखता है, इसको याद रखिएगा, उड़ीसा।
अगला प्रश्न कि लोथल की खुदाई कब और किसने की थी? लोथल की जो खुदाई है वो 1955 ईस्वी में एस.आर. राव ने किया था। एस.आर. राव ने किया था। ध्यान रखिएगा, लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर माना जाता था। भारत का सबसे बड़ा मेसोलिथिक स्थल, मेसोलिथिक स्थल मतलब कि मध्य पाषाण युग का जो स्थल है वो कौन सा है सबसे बड़ा? तो बागौर जो है, राजस्थान का बागौर, वो सबसे बड़ा मध्य पाषाण युगीन स्थल माना जाता है, इसे याद रखिएगा। और अन्य राजस्थान में जो क्षेत्र है जो मेसोलिथिक स्थल के रूप में जाने जाते हैं, तिलवाड़ा हो गया, पचपदरा हो गया, पचपदरा बेसिन और सोजत क्षेत्र, ये सभी के सभी भी मध्य पाषाण युग के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पहला खगोलीय वेधशाला किस स्थान पर बनाया गया था? पहला खगोलीय वेधशाला जो कि धौलावीरा में बनाया गया था। और धौलावीरा हड़प्पा स्थल को पता है जहाँ पे उन्नत जल प्रबंध के प्रमाण मिले थे, साक्ष्य मिले थे, गुजरात के अंतर्गत ही है। और इसको हाल ही में जो कि भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया, तो ये आपको याद रखना। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अशोक जो कि चित्र कह सकते हैं, देखिए समझिएगा, अशोक जो है यानी कि महिला परिचारकों और रानियों से घिरे हुए अशोक का चित्र, उत्कीर्णित चित्र कहाँ स्थित है? महिला परिचारकों और रानियों से घिरे अशोक का पहला उत्कीर्णित चित्र जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये है कनगनहल्ली, कनगनहल्ली कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कनगनहल्ली कर्नाटक में। अगला प्रश्न कि संगम काल में अमाइचर क्या कहलाते थे? अमाइचर क्या होते थे? संगम काल में अमाइचर मंत्रियों के कहा जाता है, मंत्रियों के रूप को अमाइचर कहा जाता था, जबकि पुजारियों को प्रतिहार कहा जाता था, पुजारियों को प्रतिहार और गुप्तचरों को ओरार कहा जाता था। तो ये नाम याद रखिएगा क्योंकि संगम वन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहते हैं, तो हो सकता है कि पूछा जाए, लेकिन इसमें अमाइचर तो आपको हमेशा याद रखना है कि अमाइचर क्या। अगला प्रश्न कि मुगल प्रशासन में आकार की दृष्टि से आरोही क्रम बताइए, यानी जो क्षेत्रों का आरोही क्रम था वो हमें बताना है। तो हम जैसे जानते हैं कि जो मुगल प्रशासन था उसको सबसे पहले सूबा में बांटा गया था, यानी सबसे बड़ा जो इकाई हम सूबा में कह सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा जो था वो परगना था, उसके बाद इसके बाद बढ़ते हुए सरकार की तरफ, और उसके सबसे बड़ा जो हिस्सा होता था वो सूबा। यानी अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो सूबा को नीचे बांटा जाता था सरकार में, सरकार को परगना क्षेत्र के अंतर्गत बांटा जाता था, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट वन है कि मुगल सम्राट ने, यानी कि किस मुगल सम्राट ने शैक्षिक सुधारों की शुरुआत की थी? शैक्षिक सुधारों की शुरुआत की थी। खुद अनपढ़ होते हुए भी अकबर ने ये काम स्टार्ट किया था, अकबर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान मराठा शासक कौन था? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ जिसमें मराठा शासक बालाजी बाजीराव थे, लेकिन मराठों का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने नेतृत्व किया था, शासक थे बालाजी बाजीराव। लाई हरोबा त्यौहार का संबंध किस स्टेट से? तो लाई हरोबा होता है त्रिपुरा, लाई हरोबा त्रिपुरा के साथ। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि नारायण सरोवर अभयारण्य किस स्टेट में? गुजरात के अंतर्गत, नारायण सरोवर अभयारण्य गुजरात में। अगला प्रश्न कि अगुवाड़ा किला या फिर फोर्ट अगुवाड़ा कहाँ स्थित है? गोवा में, फोर्ट अगुवाड़ा गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती हैं कोरकू जनजाति। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेलघाट जो टाइगर रिजर्व है, मेलघाट टाइगर रिजर्व बेसिकली आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, तो उसी के आसपास के ये क्षेत्र जो हैं उनमें कोरकू जनजाति देखने को मिलती है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट वन, राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से जो सलाह है, सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 143। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पट्टचित्र पारंपरिक पेंटिंग का संबंध किस स्टेट से? तो इसका सही संबंध हो जाएगा उड़ीसा के साथ, यानी पट्टचित्र पारंपरिक पेंटिंग का संबंध उड़ीसा को हो जाता है। जैसे बनी ठन्नी जो है वो बिहार के साथ संबंधित होता है, मधुबनी जो चित्रकला है वो बिहार के साथ संबंधित है, जो बन्नी ठन्नी मैंने आपको बताया वो बिहार के किशनगंज से साथ संबंधित स्पेशल, वो ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीमांसा का संबंध ऋषि जैमिनी, मीमांसा ऋषि जैमिनी। ठीक है। लाहौर किला और इलाहाबाद किला का निर्माण किसने कराया था? लाहौर किला और इलाहाबाद किला का निर्माण अकबर ने कराया था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अकबर ने कराया था।
इसके बाद अगला प्रश्न कि इंडिगो विद्रोह के नेता कौन थे। इंडिगो विद्रोह मतलब कि नील विद्रोह जो हुआ था 1859-60 में, 1857 की क्रांति के जस्ट बाद। तो इंडिगो विद्रोह के जो नेता थे दिगंबर विश्वास और साथ ही साथ विष्णु चरण विश्वास। ये दो नाम आपको याद रखना है, दिगंबर विश्वास, विष्णु चरण विश्वास। ये स्टार्ट हुआ था मार्च 1859 में, मार्च 1859 में, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। हरिश्चंद्र मुखर्जी आपको पता है, हिंदू पैट्रियाट, जो कि नील विद्रोह के काफ़ी समर्थक, तो हिंदू पैट्रियाट हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला प्रश्न, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी। 1922 के सरबंदी अभियान का उद्देश्य क्या, यानी सरबंदी अभियान कब स्टार्ट किया था, 1922 में। इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों द्वारा कोई कर भुगतान नहीं, किसानों द्वारा कोई कर भुगतान नहीं, ये याद रखना है। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने सरदार पटेल को नए भारत का निर्माता और समकक्ष कहा था। यानी कि बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू ने, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की श्रद्धांजलि देते हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा था कि नए भारत के निर्माता और समकक्ष हैं। ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। अगला प्रश्न, कि आज़ादी से पहले का आखिरी सत्र हुआ था। आज़ादी से पहले का आखिरी जो सत्र था 1946 में मेरठ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जेबी कृपलानी। नीरा वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। नीरा वैली नेशनल पार्क, जो कि लाल पांडा जो है, इनको संरक्षित क्षेत्र ये माना गया, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। बुक्सा टाइगर रिजर्व मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कन्नन देवन पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, केरल में। कन्नन देवन पहाड़ियाँ केरल में। एर्नाकुलम जो एक नेशनल पार्क है वो केरल के अंतर्गत इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है, उसको याद रखिएगा। भारत में बजट की प्रणाली शुरू की गई थी। भारत में बजट प्रणाली शुरुआत की गई थी किसके समय में, तो कैनिंग के समय में। पहला बजट किसने पेश किया, तो जेम्स विल्सन ने पेश किया था 7 अप्रैल 1860 को। 7 अप्रैल 1860 को। 7 अप्रैल को मैं आपको पहले ही बताया था क्या होता है, तो कमेंट करके बताइए कि 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, भारत में बजटीय प्रणाली के जनक के रूप में माना जाता है जेम्स विल्सन को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है कि घुड़ला महोत्सव का संबंध किस स्टेट से। घुड़ला महोत्सव राजस्थान के साथ होगा। घुड़ला महोत्सव राजस्थान के साथ। अगला प्रश्न है कि दामिनेक को किस विद्रोह से संबंधित है। दामिनेक को जो है वो संथाल विद्रोह से संबंधित है, यानी संथाल विद्रोह से जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं उनको मिलाकर के कहा जाता है दामिनेक को। और ध्यान रखिएगा, संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 30 जून था ना, 30 जून 1855 को हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में उलूक क्या होता था। मध्यकाल में उलूक अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता था। और मध्यकाल में डाक व्यवस्था के बारे में जो अधिकतर जानकारी मिलती है वो किससे मिलता है, तो इब्न बतूता के द्वारा जो लिखित है रहला, उसके द्वारा। ठीक है, इब्न बतूता की रहला से। अगला प्रश्न कि सिनाई प्रायद्वीप कहाँ स्थित है। सिनाई प्रायद्वीप जो है वो मिस्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। मिस्र की राजधानी काहिरा। सिनाई प्रायद्वीप मिस्र में। संगाई महोत्सव मणिपुर, याद रखिएगा। लोकसभा स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है। नोटर डैम का गिरजाघर कहाँ स्थित है। नोटर डैम का गिरजाघर जो कि पेरिस में स्थित है। रत्नावली और प्रियदर्शिका एक होता है नागानंद, किसके द्वारा रचित है, तो हर्षवर्धन के द्वारा ये रचित है। इसको याद रखिएगा, हर्षवर्धन के द्वारा रचित है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, ऐरावतेश्वर मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में निर्मित था। ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ऐरावतेश्वर ये चोल वंश के समय में ये निर्मित किया गया था, ऐरावतेश्वर मंदिर। शीतकालीन मानसून की दिशा क्या होती है। शीतकालीन मानसून की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ शीतकालीन मानसून की दिशा होती है। जजिया कर को बाबर ने कब समाप्त किया। सॉरी, यहाँ पे बाबर नहीं अकबर होगा यार, पता नहीं कैसे मैंने लिख दिया। जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त किया,
तो जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था 1564 में। इससे पहले इन्होंने 1563 में तीर्थकर को समाप्त किया था, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, बहुत पहले भी हमने डिस्कस किया था, और ये 1 जुलाई 2017 से लागू हो चुका है। 1 जुलाई 2017 से लागू है जीएसटी। लास्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया गया। आत्मसम्मान आंदोलन की स्टार्टिंग की गई थी ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन स्टार्ट किया गया था। सबसे पहला प्रश्न है कि सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? धौलावीरा से। और धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। और साथ ही साथ यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में साक्ष्य मिला हुआ था धौलावीरा से, राइट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि मिथन त्यौहार मनाया जाता है किन जनजाति के द्वारा? तो नागा जनजाति के द्वारा मिथन त्यौहार मनाया जाता है। दीवानी मुफ्त-ए-खराज जो विभाग था, इसकी स्थापना किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। दीवाने मुफ्त-ए-खराज अलाउद्दीन खिलजी ने कराया हुआ था। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे वीर नरहरि राव। वीर नरहरि राव जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो 148 से लेकर के 151 अनुच्छेद तक इनके बारे में उपबंध दिया गया है। इनका कर्तव्य 149 के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन थे? तो मुख्य सहयोगी थी अनसुईया बेन। अनसुईया बेन, ये नाम याद रखिएगा। रंपा विद्रोह जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, और इसके जो नेता थे सीताराम राजू। सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू इसके नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है कि पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और पनामा जो शहर है, इसका राजधानी की बात करें, पनामा शहर की राजधानी पनामा सिटी होता है। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर है? किसाऊ बांध परियोजना टोन्स नदी पर है। टोन्स नदी पर। किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था लखनऊ 1936 में। लखनऊ 1936 में यह अधिवेशन हुआ था, और जेएलएन के द्वारा यह दूसरा अधिवेशन था। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ी थी? वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस सुल्तान ने सबसे पहले हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी? हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आहत सिक्के बने होते थे किसके? चांदी के। आहत सिक्के चांदी के बने होते थे। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व करता कौन था? देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व करता था मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी के रूप में जाना जाता था, और अलाउद्दीन खिलजी के ये समय में था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही ये देवगिरी आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है कि जरी कलम या फिर स्वर्ण कलम की उपाधि किसकी थी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। अकबर ने इसको प्रदान की थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया हुआ था? जौनपुर से फतवा जारी हुआ था अकबर के विरुद्ध में। अकबर के विरुद्ध में। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार की जाती है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में, और सिर्फ बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में। तो दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर कांग्रेस लगे तो 1934, और सिर्फ बिहार सोशलिस्ट पार्टी पूछे तो 1931। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगज़कोई। बोगज़कोई। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कालिदास किसके दरबार में जो कि रहते थे? कालिदास जो है किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके समय में हुआ था? चंगेज खां, जिसका वास्तविक नाम क्या था? तेमुजीन। ठीक है, तेमुजीन इसका वास्तविक नाम या फिर प्रारंभिक नाम कह सकते हैं चंगेज खां का। तो इसको याद रखिएगा। और ये इल्तुतमिश के समय में आया हुआ था। खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई किसके समय में? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े जितने भी सवाल होते हैं उनको अच्छे से याद रखिए। अगला प्रश्न है कि मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो ग्राम अनुदान दिए गए किस काल में? तो गुप्त वंश में। जबकि ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि अनुदान देने की जो प्रथा स्टार्ट की गई थी वो सतवाहन के समय में की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। अशोक के समकालीन जो तुरमय था वो कहाँ का राजा था? तुरमय
मिस्र का राजा था, तुर्मै मिस्र का राजा था। मोपला विद्रोह किसकी शाखा थी? तो ये असहयोग आंदोलन की शाखा थी 1921 में, जो कि मालाबार तट पर अली मुस्लियार इसके नेता थे। अगला प्रश्न है कि सरकी शैली का जन्म किसने किया था? सरकी शैली का जन्म किया था इब्राहिम शाह के समय, इब्राहिम शाह के समय में हुआ था सरकी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सत्यपीर नामक आंदोलन प्रारंभ किसने किया? सत्यपीर नामक आंदोलन को प्रारंभ किया था, जो कि यहाँ पे कह सकते हैं अहमद हुसैन शाह। ठीक है, अहमद हुसैन शाह यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद है लाडखा मंदिर कहाँ स्थित है? एहोल में। लाडखा मंदिर कहाँ स्थित है? एहोल में। बकास्त कृषक संघर्ष, बकास्त कृषक संघर्ष के नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। एका आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये अवध में चलाया गया था, मदारी पासी इसके, जो कि मदारी पासी जो होगा इसके नेता थे। एका आंदोलन अवध में चलाया गया था, जो कि पोचमपाद जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया? गोदावरी नदी पर। पोचम बांध परियोजना गोदावरी नदी पर। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच कौन सा पर्वत स्थित है? काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच काकेशस पर्वत स्थित है, काकेशस पर्वत स्थित है। अल्पना है, वो अल्पना का संबंध कहाँ से हो जाता है? पश्चिम बंगाल के साथ। अल्पना का संबंध पश्चिम बंगाल के साथ, और मंडाना का संबंध कहाँ से होगा? राजस्थान के साथ। ठीक है, अल्पाना पश्चिम बंगाल और मंडाना राजस्थान के साथ। ये दोनों लोक कला है, इसको याद रखिएगा। अल्पाना लोक कला पश्चिम बंगाल, मंडाना राजस्थान। कौन सी अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म के समान है? तो ये कर्मवाद का जो सिद्धांत है, ये तीनों बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म के समान है। भारत में सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो दक्षिण का पठार। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार में अगर हम बात करें, जिसमें आपका काली मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, और वो कपास के लिए काफ़ी फेमस होती है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी है? तो बिहार में प्रायः जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी भारत में भी सबसे ज़्यादा करीब 43% क्षेत्रफल पर मिलता है। तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी और एक नई जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर के नाम से जानते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। किस विजयनगर शासक ने विवाह कर को समाप्त किया था? किस विजयनगर शासक ने विवाह कर को समाप्त किया था? तो वो है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय, जो राय आप देख रहे हैं विजयनगर के शासकों में लगा करता था राय। और अगला प्रश्न है कि किसे लड़ाकू पेशवा या फिर हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार? पेशवा बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम का जो समय था 1720 से लेकर के 1740 तक, ये ध्यान में रखिएगा। और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला ये पेशवा थे बाजीराव प्रथम। ठीक है, और दिल्ली पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो उस वक्त शासक कौन थे? मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। और कृष्णदेवराय ने जो रचनाएं की हैं अमुक्त मल्याद और जम्बावती कल्याणम, तो ये दोनों याद रखिएगा। अमुक्त मल्याद जो है उनकी तेलुगु रचना थी, जबकि जम्बावती कल्याणम संस्कृत में उन्होंने रचना किया। नेक्स्ट वन है कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा किसे माना गया? तो बाजीराव द्वितीय को। बाजीराव द्वितीय को अंतिम पेशवा माना गया। इसी के समय में हुआ था आपका तीसरा दूसरा और तीसरा दोनों जो मराठा युद्ध हुआ इसी के समय में हुआ था। धरती आबा के नाम से किसे जानते हैं? धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जानते हैं। बिरसा मुंडा जो कि मुंडा विद्रोह के नेता थे, 1895 से 1900 तक चला था ये आपका मुंडा विद्रोह, छोटा नागपुर के क्षेत्र में प्रभावित था। तो धरती आबा के नाम से इसको जाना गया, बिरसा। किस हड़प्पा स्थल से यज्ञ वेदी जो कि फायर ऑल्टर की बात करते हैं मिला हुआ? तो कालीबंगन से और लोथल दोनों स्थान से अगवेदी जो फायर ऑल्टर है वो मिला होता। राष्ट्रीय आय मापने के तरीके कितने हैं? तो राष्ट्रीय आय मापने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें आय विधि होता है, व्यय विधि होता है और उत्पाद विधि होता है। ये 3 प्रकार के तरीके होते हैं जिसमें हम लोग राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं विपक्ष के सदस्य। विपक्ष के सदस्य या फिर विपक्ष के नेता ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनते हैं। राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी होता है किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। 156 के अनुच्छेद में ये बात कही गई है। उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम बात करें तो इन 3 पर्वतों को सजाने के ऊपर पूछा जाता है। तो सबसे पहले ऊपर में आपका महादेव पर्वत, उसके बाद सतपुड़ा और लास्ट में हमें सह्याद्री पर्वत देखने को मिलता है। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, हमेशा प्रश्न देखने को मिलता रहता है। 1965 में स्थापित अग्रवर्ती अध्ययन का भारतीय संस्थान कहाँ है? अग्रवर्ती अध्ययन मतलब एडवांस जो स्टडीज़ हैं उनके लिए संस्थान है चंडीगढ़ में। 1965 में स्थापित किया गया था। टीक की लकड़ी जो है वो अधिक मात्रा में किस स्टेट में मिलता है? टीक की लकड़ी जो है अधिक मात्रा में मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में।
अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम या फिर 10वें गुरु के रूप में जानते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भूमध्य रेखा के चतुर्थवेदी अश्व अक्षांश से लेकर के डोलड्रम की ओर बढ़ने वाली जो हवाएं होती हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं। बढ़ने वाली हवाओं को व्यापारिक पवन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की डाउन अंडर जो है वो किस देश को इंगित करता है। डाउन अंडर पद जो है वो ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होता है, कैनबरा होता है। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। दीवाने इस्तिहाक जो स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये एक प्रकार का क्या था, पेंशन विभाग हुआ करता था। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग था। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसने की थी। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना शामिर, कश्मीर शामिर नाम दोनों एक जैसा है। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण कराया था। तो जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण कराया था, आगा राजा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसी के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण कराया गया। और आप सभी को पता है कि जहांगीर के समय मुगल चित्रकला जो थी वो अपनी चरमोत्कर्ष या फिर प्रकाष्ठा पर था, जबकि मुगल चित्रकला की स्टार्टिंग जो की गई थी वो हुमायूं के द्वारा की गई थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट वन है कि स्प्रू जो समिति थी 1934 में स्थापित की गई थी। स्प्रू समिति किससे संबंधित था, बेरोजगारी से संबंधित था। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक है चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास। और जबकि एक नारा दिया गया था भारत भारतीयों के लिए, वो नारा किसने दिया था, आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। आर्य समाज के द्वारा नारा दिया गया था भारत भारतीयों के लिए। अगला है कि पालखेड़ा का युद्ध का समापन कब हुआ। पालखेड़ा का युद्ध, एक होता है खेड़ा का युद्ध जो कि 1707 में हुआ था, 1708 में हुआ था। और एक होता है पालखेड़ा का युद्ध जो कि 1728 में हुआ था। और इसका समापन जो हुआ था किस संधि के द्वारा, तो मुंशी शिवगांव की संधि के द्वारा, मुंशी शिवगांव की संधि के द्वारा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। पालखेड़ा का युद्ध किसके बीच के बीच, तो बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निज़ाम के मध्य हुआ था, जिसमें बाजीराव प्रथम विजयी रहा। इंद्रजीत गुप्त समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति जो है उसका संबंध किससे है, तो चुनाव सुधार से संबंधित है, चुनाव सुधार से संबंध रखता है। लोकलेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, विपक्षी दल से होता है। ऊपर में क्वेश्चन हमने देखा था। लोकलेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य आपके लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। जबकि प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। ध्यान रखिएगा, सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। और ये संज्ञा जो सुपर कैबिनेट दी गई थी किसके द्वारा, तो के संथानम के द्वारा दी गई थी। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय किया जाता है कहाँ पर, तो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का जो निर्णय लिया जाता है वो कहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत लिया जाता है। द्रविड़ शैली में विमान आमतौर पर किस आकार में होते हैं, तो द्रविड़ शैली में जो विमान होता है, एक्चुअली देखिए अगर मान लीजिए कि अगर ये मंदिर का शिखर है इस तरह के, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होता है इसी को कहा जाता है विमान। ठीक है, विमान कहा जाता है। ऊपर में जो बनता है उसको शिखर कहते हैं, लेकिन ये जो आपका स्तंभ होता है टोटल उसी को विमान कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि द्रविड़ शैली में विमान आमतौर पर किस आकार में होते थे, तो पिरामिड के समान। ठीक है, पिरामिड के समान हुआ करते थे। गुड़ पुरुष, अर्थशास्त्र में गुड़ पुरुष गुप्तचर को कहा जाता है, गुड़ पुरुष। ठीक है, गुड़ पुरुष गुप्तचर जो होते थे उनको कहा जाता था। दीवाने रियासत जो है वो स्थापना किसने की थी, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था दीवाने रियासत। बहमनी राज्य की मुद्रा का नाम क्या था, बहमनी राज्य में मुद्रा जो थी उसको हुड के नाम से जाना जाता था, हुड। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा था कि यह हिंदू एवं मुसलमानों का एक षड्यंत्र था, हिंदू एवं मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। तो ये जो बात कही गई थी जेम्स आउटरम के द्वारा की गई थी। जेम्स आउटरम और टेलर थे, डब्ल्यू टेलर, इनके द्वारा कहा गया था। प्रताप जो समाचार पत्र है, प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन थे, तो रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। 1923 में गठित भारतीय छटनी समिति, 1923 में गठित भारतीय छटनी समिति का संबंध किससे है, तो शिक्षा से है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, छटनी समिति का संबंध शिक्षा से कब गठित हुआ, 1923 में। लोकलेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है, तो लोकलेखा समिति के अध्यक्ष तो होते हैं विपक्ष के नेता, लेकिन इसके अध्यक्ष के मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि
अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारतीयों की राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो द्वितीय मुख्य जो शिलालेख है उसमें मिलता है। गुप्त युग में भूमि जो राजस्व दर था कितना था? गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 1/6 होता था, उपज का छठा हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रखिएगा यहाँ पे सैनिकों का नेतृत्व पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ कानपुर से तो नाना साहब थे, लेकिन सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। जिस तरह से दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता थे बहादुर शाह द्वितीय, लेकिन अगर सैन्य नेतृत्व करता पूछा जाए तो वहाँ पे बख्श खां को टिक करते हैं। ठीक है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? सबसे कट्टर दुश्मन था अहमदुल्ला शाह, सबसे कट्टर दुश्मन अहमदुल्ला शाह। गडकरी विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो ये महाराष्ट्र के अंतर्गत हमें गडकरी विद्रोह का जो कि मुख्य केंद्र है हम बात करते हैं तो कोल्हापुर 1844 था। ध्यान रखिएगा। खजुराहो का मंगतेश्वर जो मंदिर है, मंगतेश्वर जो मंदिर है, खजुराहो का मंगतेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। मेरठ में 1857 का जो विद्रोह है वो कब स्टार्ट हुआ? 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को। तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? तबकात ए नासरी के लेखक मिन्हास उद सिराज, मिन्हास उद सिराज, ये ध्यान रखिएगा। कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में किसने दिया था? शाहजहां को उपहार में किसने दिया था? तो मीर जुमला ने शाहजहां को उपहार में दिया था। इसके बाद है ए नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अपवाह सिद्धांत या फिर ड्रेन थ्योरी किसने प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने इसको प्रस्तुत किया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में इन्होंने कराया था, लंदन में स्थापना कराया था, ये भी याद रखिएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837 में, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837 में, जो कि जमींदारों के लिए किया गया था द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, तो ये ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा।